आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्रिसमस वाले दिन इस बुक के ऑथर अली अब्दाल इकलौते ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने छुट्टी नहीं ली थी। हॉस्पिटल खचाखच भरा हुआ था और पेशेंट्स को उनकी ज़रूरत थी। उस दिन अली अपनी लाइफ की हर चॉइस के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। क्या प्रोडक्टिव रहने का मतलब परेशान रहना है? क्या खुद को साबित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करना ज़रूरी है? इस समरी में अली ने अपनी उस जर्नी के बारे में बताया है जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग जूनियर डॉक्टर से फील गुड प्रोडक्टिविटी के कंटेंट क्रिएटर बने। अली अब्दाल एक प्रोडक्टिविटी गुरु हैं जिनका यूट्यूब चैनल बड़ी ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अपनी बुक में उन्होंने फील गुड प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझाया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सक्सेस पाने के रास्ते में खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि अच्छा महसूस करने से सिर्फ आपके मूड पर ही फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये आपके कॉग्निटिव प्रोसेस, ये थिंकिंग से जुड़ा होता है, या इसमें आप अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में सचेत होते हैं। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर भी पॉजिटिव असर डालता है। आप भी ये जानेंगे कि फील गुड प्रोडक्टिविटी क्यों काम करती है, और साथ ही ये भी कि पॉजिटिव इमोशंस एनर्जी को कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं और हमारी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। अली अब्दाल आपको एक बिगिनर प्रोडक्टिविटी साइंटिस्ट बनने के लिए एनकरेज करेंगे। आप अलग अलग मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे ताकि आप ये जान पाएं कि आपके लिए कौन सा मेथड बेस्ट है। इस समरी की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज 3 पार्ट में बांटी गई हैं: एनर्जाइजिंग, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की आदत से दूर निकलना, और लंबे समय तक प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना। अगर आप परेशान हैं और प्रोडक्टिविटी के बारे में एक नया नज़रिया ढूंढ रहे हैं जो आपको खुश कर सके और आपका ख्याल भी रख सके, तो ये समरी आपके लिए ही है। तो चलिए साइंस को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और फील गुड प्रोडक्टिविटी की ओर अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। कुछ नया जानने की इच्छा, प्ले या एंटरटेनमेंट और फेलियर की डेफिनेशन को बदलकर अपने काम में खुशी और पैशन को ढूंढा जा सकता है। साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर स्टुअर्ट ब्राउन के रिसर्च से ये पता चला है कि हमारी एक यूनिक प्ले पर्सनालिटी है। हम कलेक्टर्स, क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स या एडवेंचरर्स हो सकते हैं। इस प्ले पर्सनालिटी से ही पता चलता है कि हम किस तरह की प्लेफुल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और किस तरह के प्ले हमारे लिए बने हैं। कलेक्टर को स्टैम्प या कॉइन जैसी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और नॉलेज या एक्सपीरियंसेस जैसी इनटैंजिबल चीज़ों को कलेक्ट करना अच्छा लगता है। कलेक्टर्स के लिए प्ले का मतलब अपने कलेक्शन में नई इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज और एक्सप्लोर कर ऐड करना भी शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ क्रिएटर्स कुछ नया बनाने के लिए अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो हाथ से की जाने वाली एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं जो उन्हें कुछ नया क्रिएट करने में मदद करता है, फिर चाहे वो आर्ट हो, क्राफ्टिंग हो, कुछ बनाना हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो। क्रिएटर्स के लिए प्ले का मतलब है कुछ नया बनाने में खुशी मिलना। स्टोरी टेलर्स को कहानी सुनना, कोई रोल निभाना, लिखना और ऐसे काम करना पसंद है जिनमें कोई प्लॉट या कहानी बनाना और किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना शामिल हो। स्टोरी टेलर्स के लिए प्ले वो जरिया है जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने, दूसरों से कनेक्ट करने और मीनिंगफुल स्टोरीज क्रिएट करने में मदद करता है। आखिर में एडवेंचरर्स एक्साइटमेंट और नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। वो हमेशा नए एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और रगों में जोश भर देने वाली किस्म की एक्टिविटीज़ की तलाश में रहते हैं। एडवेंचरर्स को आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे हाइकिंग, स्पोर्ट्स, ट्रैवल करना या ऐसी नई एक्टिविटीज़ ट्राई करना पसंद है जो उनकी लिमिट को पुश करता हो। एडवेंचरर्स के लिए प्ले का मतलब है खतरों से खेलना, नई चीज़ों को डिस्कवर करना और अनजान चीज़ों को अपनाना। अपनी यूनिक प्ले पर्सनैलिटी को समझने से आप अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से अपने प्ले एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। ये आपको ऐसे काम करने में मदद करता है जिससे आपको खुशी, सैटिस्फैक्शन और फ्लो के स्टेट में होने का एहसास होता है। अपनी प्ले पर्सनैलिटी को फॉलो करने से आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी भी ज़्यादा अच्छी होने लगती है। क्यूरियोसिटी का होना यानी कुछ जानने की इच्छा प्ले का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। रिसर्च से ये पता चला है कि क्यूरियोसिटी से हमें खुशी मिलती है और ये हमारे सीखने और इन्फॉर्मेशन को याद रखने की एबिलिटी को भी बढ़ाती है। सवाल पूछकर और किसी काम को करने के नए तरीके ढूंढकर हम बोरिंग कामों को भी मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं। कभी कभी हारने का डर हमें खेलने और एक्सपेरिमेंट करने से रोकता है।
हम फेलियर को कैसे देखते हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फेलियर को नेगेटिव चीज समझने के बजाय हम इसे अपने लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट मान सकते हैं। इसे इस तरह सोचें कि फेल होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता है, बल्कि ये सक्सेस की ओर बस एक और कदम होता है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपको हर बार फेल होने पर दोबारा ट्राई करने के लिए 5 पॉइंट दिए जाते और आप कोई पॉइंट नहीं खोते तो कैसा होता। मैथ्यू डिक्स एक टीचर और ऑथर हैं जिन्होंने एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाया है कि हमारी जिंदगी में प्ले की क्या अहमियत है। बड़े होने के दौरान मैथ्यू सीवियर एंजाइटी या घबराहट की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और उन्हें लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। उन्हें लगता था कि वो एक आउटसाइडर है और उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है। एक दिन मैथ्यू को इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर यानी इम्प्रोव की दुनिया के बारे में पता चला। इम्प्रोव स्पॉन्टेनिटी यानी किसी चीज़ को अचानक बिना किसी प्रेपरेशन के तुरंत करना, क्रिएटिविटी और सबसे ज़रूरी चीज़ प्लेफुलनेस यानी खुशी या हंसी खेल को बढ़ावा देता है। इम्प्रोव में कोई गलतियां नहीं होती हैं, बल्कि इसमें आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप एक दूसरे के आइडियाज़ को बढ़ाकर कुछ नया बना सकते हैं। मैथ्यू को लगा कि प्ले की मदद से वो अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं और दूसरों से इस तरह जुड़ सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। इम्प्रोव ने उन्हें सिखाया कि फेलियर किसी भी प्रोसेस का पार्ट होता है, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने सिक्स सेंस पर भरोसा करना भी सीखा। जैसे जैसे मैथ्यू अपने इम्प्रोव स्किल्स को इम्प्रूव करते जा रहे थे, तो उन्होंने खुद में बदलाव होते भी देखा। वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग बन गए थे और नए एक्सपीरियंसेस लेना भी सीख गए थे। उन्होंने इम्प्रोव में जो प्लेफुल माइंडसेट डेवलप किया था, उससे उनकी डेली लाइफ भी बदल चुकी थी। अब उन्होंने रिस्क्स लेना, नई चीज़ें ट्राई करना और क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से नए चैलेंजेस को गले लगाना सीख लिया था। प्लेफुलनेस ने मैथ्यू की पर्सनल लाइफ और बतौर टीचर उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत इम्प्रूव कर दिया था। उन्होंने अपने पढ़ाने के तरीकों में प्लेफुल एलिमेंट्स को डालकर स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग प्रोसेस को और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बना दिया था। उन्होंने क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को भी एनकरेज किया और अपने स्टूडेंट्स को सिखाया कि फेलियर किसी चीज़ का अंत नहीं होता है, बल्कि सक्सेस की ओर ले जाने वाली सीढ़ी की तरह होता है। मैथ्यू की जर्नी इस बात को साबित करती है कि प्ले में चीज़ों को बदल देने की ताकत है। प्ले ने उन्हें उनके डर से निकलने, दूसरों से कनेक्ट करने और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद की। प्ले के जरिए हम अपनी क्रिएटिविटी को टैप कर सकते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और जिंदगी को खुशी और एडवेंचर से भर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में प्ले और क्यूरियोसिटी को जोड़कर और फेलियर के डर को निकालकर हम प्रोडक्टिविटी और अपनी खुशी के लेवल को बढ़ा सकते हैं। प्ले की मदद से हम अपनी जिंदगी में एडवेंचर और क्यूरियोसिटी का जज्बा लाकर अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एंजॉय करने और जिंदगी के गेम में मजा लाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कीजिए। पावर। अपनी लाइफ में अपने पावर की अहमियत को समझना और ये जानना कि उसे कैसे बढ़ाना है बहुत ज़रूरी है। अपने पावर को मैनेज करने से आपको अपने जॉब और लाइफ को कंट्रोल करने में और फ्यूचर के डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना होगा और जिम्मेदारियां लेनी होंगी। ये 3 चीज़ें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हैं, जिनसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सबसे पहले पावर हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर डोलोरेस एल्बरुसन ने एक रिसर्च की थी, जिसमें यह पाया गया था कि अगर आप अपनी एबिलिटीज़ पर भरोसा करते हैं तो इससे आपकी परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है और वो इम्प्रूव होने लगता है। जब आपको अपनी स्किल्स और काबिलियत पर कॉन्फिडेंस होता है तो आप चैलेंजेस का बेधड़क सामना कर पाते हैं, मुश्किलों में भी डटे रहते हैं और बेहतर रिजल्ट अचीव करते हैं। पावर हासिल करने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हीरोज़ की जर्नी में दिखाया गया है कि लगातार प्रैक्टिस और लर्निंग से अपने स्किल्स को और भी निखारते जाना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जाने माने साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंदूरा ने इस प्रोसेस को इनएक्टिव मास्टरी एक्सपीरियंसेस का नाम दिया है, जिसका मतलब है किसी काम को करके सीखना। इसमें हर अचीवमेंट पिछले अचीवमेंट पर बेस्ड होता है, जिससे कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो आपकी एबिलिटीज़ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अपने स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करके और अपने कंट्रोल और पावर की भावना को बढ़ाकर आप और काबिल बनते हैं। अपने पावर को अनलॉक करने का आखिरी तरीका है जिम्मेदारी लेना। जब आप अपने एक्शन और डिसीजन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको अपनी लाइफ पर ज़्यादा कंट्रोल महसूस होता है।
ऐसी ओनरशिप से मोटिवेशन बढ़ता है और आप अपने गोल्स की तरफ और ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं। आइए नेटफ्लिक्स की कहानी जानते हैं, जिसमें पावर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है। 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने नेटफ्लिक्स को बतौर डीवीडी रेंटल बाय मेल सर्विस की तरह शुरू किया था। नेटफ्लिक्स से पहले ज्यादातर मूवी रेंटल शॉप्स का मालिक ब्लॉकबस्टर था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने ट्रेडिशनल मूवी रेंटल इंडस्ट्री को बदलकर रख दिया, जिस पर कभी ब्लॉकबस्टर राज करता था। शुरुआती दिनों में नेटफ्लिक्स अपने इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की वजह से काफी पावरफुल था। इसमें कस्टमर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से अनगिनत मूवीज में से बिना लेट फीस दिए डीवीडी रेंट पर ले सकते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, नेटफ्लिक्स को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का पोटेंशियल नजर आने लगा। 2007 में नेटफ्लिक्स में स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू की। इस कदम से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव आया और ये साफ हो गया कि नेटफ्लिक्स नई चीज़ों को आजमाने से घबराता नहीं है और वो मार्केट की बाकी के प्लेयर से बहुत आगे है। नेटफ्लिक्स का अगला कदम था ओरिजिनल कंटेंट इंट्रोड्यूस करना। हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक जैसे शोज ने नए सब्सक्राइबर्स को उनकी तरफ खींचा और नेटफ्लिक्स एक हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने वाली कंपनी के तौर पर उभरने लगा। इससे साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स के पास कंज्यूमर की पसंद को इन्फ्लुएंस करने की और इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को सेट करने की बहुत ताकत थी। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल एक्सपेंशन से भी उनकी स्ट्रेटेजिक पावर का पता चलता है। इंटरनेशनल मार्केट में बेधड़क घुसकर नेटफ्लिक्स ने खुद को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट पावर हाउस बना दिया। अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज के कंटेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आने की उनकी एबिलिटी से ये साफ नजर आ रहा था कि वो स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के बादशाह थे। नेटफ्लिक्स अपने यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। इस अप्रोच की मदद से नेटफ्लिक्स अलग अलग यूजर्स को पर्सनलाइज्ड कंटेंट रेकमेंड कर पाते हैं, जिससे कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स की पोजीशन एक इनोवेटर के तौर पर और भी मजबूत हो गई। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और सब्सक्रिप्शन मॉडल ने इसके रेवेन्यू को बहुत बढ़ा दिया था। फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करने से नेटफ्लिक्स अलग अलग कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच पाने में सक्षम रहा और प्राइसिंग में भी दूसरी कंपनियों को कांटे की टक्कर दी। नेटफ्लिक्स की कहानी इनोवेशन, अडैप्टेशन, कंटेंट क्रिएशन, ग्लोबल एक्सपेंशन, डेटा एनालिटिक्स और पर्सनलाइजेशन और मोनेटाइजेशन जैसे बिजनेस के अलग अलग पहलुओं में पावर के स्ट्रेटेजिक यूज को दिखाती है। इन एलिमेंट्स के सही इस्तेमाल ने नेटफ्लिक्स को एक डीवीडी रेंटल सर्विस से बदलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। नेटफ्लिक्स की तरह आप भी लर्निंग, ओनरशिप और पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाकर अपनी जर्नी को बदल सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको एनर्जी से भर देते हैं और मोटिवेट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी एनर्जी को ही जैसे चूस लेते हैं। रॉब क्रॉस और एंड्रू पार्कर रिसर्चर्स हैं जिन्होंने स्टडी किया कि कैसे लोगों के साथ हमारे इंटरैक्शन का हमारे मूड पर असर पड़ता है, और इसे रिलेशनल एनर्जी का नाम दिया। इसमें उन्होंने पाया कि बड़ी कंपनियों में भी कुछ लोग हमें एनर्जी से भर देते हैं और कुछ लोग उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि अपने सोशल सर्कल को इम्प्रूव करके हम अपने मूड और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं जिसमें सभी लोग एक दूसरे की सक्सेस को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय आप मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा पॉजिटिव माहौल मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर आप लोगों के एनर्जाइजिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना होगा। खुद को ऐसे लोगों के आसपास रखिए जो दूसरों को हौसला देते हैं। सपोर्टिव ग्रुप्स को ज्वाइन करना आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रख सकता है। दूसरा, एक ऐसा माइंडसेट रखिए जिसमें आप आपस में मिलजुल कर काम करें। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से निकलकर मिलजुल कर काम करने वाला माइंडसेट बनाइए जहां सबकी सक्सेस का जश्न मनाया जाता है। जब आपको महसूस होता है कि आप एक ही टीम का हिस्सा हैं, तो इससे आपका मोटिवेशन और एंगेजमेंट बढ़ता है। तीसरा, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कीजिए। दूसरों के साथ तालमेल बैठाकर काम करने से प्रोडक्टिविटी और मदद करने की इच्छा बढ़ती है। भले ही काम अलग अलग हों, लेकिन साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते रहिए। जब तक आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहे हैं, तब तक आपको एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करने और फीडबैक देने से ग्रोथ और सेलिब्रेशन का कल्चर बढ़ता है। पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रहिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। आप किसी से मदद भी मांग सकते हैं या किसी की मदद कर सकते हैं।
दूसरों की मदद करने से उनका ही फायदा नहीं होता है, बल्कि आपको भी खुशी और संतुष्टि का एहसास होता है। दूसरों की मदद करने से आपका मूड भी बेहतर होता है और आपके कनेक्शन भी मजबूत बनते हैं। कई लोग हैं जो दूसरों से मदद लेने में कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दूसरों को परेशानी होगी, लेकिन स्टडीज से पता चला है कि जितना हमें लगता है, लोग उससे कहीं ज्यादा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली बनाकर और आमने सामने बैठकर पूछने से आप लोगों को अपनी रिक्वेस्ट की तरफ खींच सकते हैं और मजबूत कनेक्शन बना सकते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपने किसी की मदद की थी और इससे आपको खुशी और अच्छा महसूस हुआ था। ये हेल्पर्स हाई ये दिखाता है कि दूसरों की मदद करने से आप पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। न्यूयॉर्क सिटी के बिग ब्रदर्स बिग सिस्टर्स के एलन लुक्स की जर्नी से दूसरों की मदद करने से होने वाला इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है। कंपनी के हेड होने के नाते लुक्स एक नेटवर्क के लिए जिम्मेदार थे, जो उन यंग लोगों की जिंदगी को बेहतर करता था जो न्यूयॉर्क सिटी में बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। इस नेटवर्क में ऐसे वॉलंटियर्स आते थे जिन्होंने एडिक्शन, फैमिली क्राइसिस और सुसाइड जैसी मुश्किलें झेली थीं। इन मेंटरिंग सेशन में ऐसे कई वॉलंटियर्स थे जिन्हें थकान का एहसास तक नहीं होता था, बल्कि सेशन के खत्म होते होते वो एनर्जी से भरा हुआ फील करते थे। लुक्स इस तरह के बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपीरियंस को समझना चाहते थे। हजारों वॉलंटियर्स का इंटरव्यू लेने के बाद और सालों रिसर्च करने के बाद लुक्स को हेल्पर्स हाई के बारे में पता चला। यानी जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे ब्रेन में फील गुड केमिकल्स तेजी से बढ़ते हैं और इसे हेल्पर्स हाई कहा जाता है। इस नेचुरल हाई से सिर्फ मदद लेने वालों को फायदा नहीं होता है, बल्कि मदद करने वालों पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एलन लुक्स की स्टोरी से पता चलता है कि ह्यूमन कनेक्शन से हमारा हौसला बुलंद होता है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है और पर्सनल ग्रोथ भी होती है। इससे ये साबित होता है कि दूसरों की मदद करने का मकसद उनकी जिंदगी बदलना तो है ही, लेकिन साथ साथ इससे खुद को खुशी, संतुष्टि और जिंदगी में एक पर्पस होने का भी एहसास होता है। आप हर रोज लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। ये लोग या तो आपकी एनर्जी को खत्म कर सकते हैं या फिर आपको एनर्जी से भर सकते हैं। आप एक ऐसा टीम प्लेयर बन सकते हैं जो अपने माहौल को ढूंढकर मिलजुल कर काम करने वाला माइंडसेट अपनाकर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आपको हेल्पर्स हाई और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने के आर्ट को अपनाना चाहिए। इससे आप मीनिंगफुल कनेक्शन बना पाएंगे और दूसरों को मोटिवेट भी कर पाएंगे। सीक क्लैरिटी। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम को कल पर टालना, वो भी ये जानते हुए कि इसका नतीजा बुरा होगा। ये एक आम प्रॉब्लम है जिसका असर कई लोगों पर देखा जा सकता है और ये आपके गोल्स पाने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकता है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये समझना ज़रूरी है प्रोक्रास्टिनेशन की वजह क्या है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह है मोटिवेशन की कमी होना। यानी अगर हम अपने कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर सक्सेस ना भी मिले तो भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस आइडिया को एक पॉपुलर वीडियो हाउ बैड डू यू वांट इट में समझाया गया है। इस वीडियो में एक नौजवान लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने गुरु से अमीर बनने के बारे में पूछता है। गुरु लड़के को समुद्र के पास ले जाते हैं और उसका सिर पानी के अंदर तब तक डुबा कर रखते हैं जब तक उनका दम नहीं घुटने लगता है। फिर वो उसका सिर पानी से बाहर निकालते हैं तो लड़का जोर जोर से सांस लेने लगता है। तब उसके गुरु कहते हैं, जब तुम में सक्सेसफुल होने की उतनी ही तड़प होगी जितना तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, तब तुम सक्सेसफुल होगे। इस मेथड से पता चलता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन इस अप्रोच में एक कमी है क्योंकि इसने सिर्फ एक ही कारण या फैक्टर के बारे में सोचा, लेकिन उन दूसरे फैक्टर्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जिनके कारण प्रोक्रास्टिनेशन होता है। दूसरी सलाह ये होगी कि आप डिसिप्लिन का इस्तेमाल कीजिए। डिसिप्लिन का मतलब है किसी भी कीमत या हाल में काम करना, भले ही आपको उसे करने से कैसा भी फील होता हो। डिसिप्लिन मदद तो करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। जैसे एक ऐसे इंसान को जिसे टाल मटोल करने की बहुत बुरी आदत है, ये कहना कि जस्ट डू इट बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप गंभीर रूप से डिप्रेस्ड इंसान को खुश होने के लिए कहना। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है। यहाँ काम आता है अनब्लॉक्ड मेथड। ये मेथड सिर्फ मोटिवेशन या डिसिप्लिन पर डिपेंडेंट होने के बजाय प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे छुपी हुई असली वजह को ढूंढने और उन्हें सॉल्व करने पर फोकस करता है। ये समझने से कि कोई काम आपको बुरा क्यों लगता है, आप उस प्रॉब्लम का बेधड़क सामना कर सकते हैं और ऐसी रुकावटों को दूर कर सकते हैं जिनकी वजह से आप टाल मटोल करते हैं।
प्रोडक्टिविटी की सबसे पहली रुकावट है अनसर्टेनिटी, मतलब आपको ये पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी से ऐसा कन्फ्यूजन आ सकता है जिससे ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें और क्या किया जाए। इसे अनसर्टेनिटी पैरालिसिस कहते हैं और इसी वजह से हम काम नहीं करते। कई लोगों को स्टेबिलिटी पसंद है जो उन्हें फैसले लेने और असरदार होने में मदद करता है। कुछ लोग अनसर्टेनिटी को दूसरों के मुकाबले बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। जो लोग अनसर्टेनिटी के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, उन्हें इससे डर लगने लगता है जिससे वो काम को टालते रहते हैं। अनसर्टेनिटी की इम्पैक्ट को कम करने के लिए हर काम के असली मकसद को साफ रखिए। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले खुद से पूछिए कि इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। ये सवाल आपको अल्टीमेट गोल पर फोकस करने और अपने टू डू लिस्ट को बनाने में भी मदद करेगा। जैसे अगर आपका गोल अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना है, तो शायद आपको ये एहसास हो कि आप 6 पैक एब्स नहीं बनाना चाहते, बल्कि हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। दूसरी टेक्निक है 5 वाइज मेथड, जिसे टोयोटा के फाउंडर सकीची टोयोटा ने बनाया था। 5 बार वाई पूछकर आप किसी काम के असली पर्पस को जान सकते हैं और इस बात को पक्का कर सकते हैं कि वो आपके गोल्स को पाने में आपकी मदद करे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस गोल को भूल जाना चाहिए। जैसे अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो खुद से पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इसका पहला जवाब शायद ये हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरी वाई पूछने से शायद आपको ये भी पता चले कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं। एक बार फिर वाई पूछने से ये बात सामने आ सकती है कि आप अपनी फैमिली को ज्यादा बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करने से आपको असली पर्पस पर फोकस करने और सही एक्शन लेने में भी मदद मिलेगी। जब आप किसी गोल को पाने की वजह ढूंढ लेते हैं तो इस पर्पस को एक क्लियर एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है। जो भी आपको करना चाहिए वो जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल गोल्स को कैसे सेट किया जाए, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। 1981 में जॉर्ज टी डोरैन द्वारा बनाया गया स्मार्ट फ्रेमवर्क बताता है कि गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रेलेवेंट और टाइम रिलेटेड होना चाहिए। मुश्किल गोल्स परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके नतीजे बुरे भी हो सकते हैं। इससे आप गोल पर ज्यादा फोकस करते हैं और शाम को कम एंजॉय करते हैं, जिससे आपकी मोटिवेशन पर असर पड़ता है। एक और अलग अप्रोच है जो रिजल्ट के बजाय जर्नी पर फोकस करती है। नाइस गोल्स नियर टर्म, इनपुट बेस्ड, कंट्रोलेबल और एनर्जाइज्ड एस्पेक्ट्स पर जोर देते हैं। जैसे 3 महीने में 20 पाउंड्स वेट कम करना एक स्मार्ट गोल हो सकता है, लेकिन एक नाइस गोल ये होगा कि आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप इस एक्टिविटीज को एंजॉय करने पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। गोल सेटिंग का दूसरा पहलू यह है कि आपको पता होना चाहिए कि काम कब करने हैं। वक्त लिमिटेड है और खाली वक्त ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वक्त को सही से मैनेज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का इस्तेमाल कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। अगर एक्स होगा तो मैं वाई करूंगा। इससे आपके रूटीन में नए बिहेवियर आते हैं। जैसे जब मैं मिड डे टी के लिए उठूंगा तो मैं 5 बार गहरी सांस लूंगा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस के अलावा टाइम ब्लॉकिंग से भी आपको टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिल सकती है। इसमें आप अपने कैलेंडर के अलग अलग काम को स्पेसिफिक टाइम में शेड्यूल करते हैं। पहले ऐसे कामों के लिए टाइम ब्लॉकिंग शुरू कीजिए जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद आप पूरे दिन को ब्लॉक करने के बारे में सोच सकते हैं। आखिर में आप एक आइडियल वीक बनाएंगे जहां पूरे हफ्ते के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान कर सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ के सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ मोटिवेशन या डिसिप्लिन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे की वजहों को समझकर उन्हें सीधा खत्म करना जरूरी है। सबसे पहले क्लियर और कॉन्क्रीट गोल सेट कीजिए और उन्हें पाने के लिए नाइस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कीजिए। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपने अल्टीमेट पर्पस को एक्शनेबल प्लान में बदल सकते हैं, अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा सकते हैं। फाइंड करेज। डर एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ को रोक सकता है। इमोशनल ब्लॉकिंग जो अक्सर डर की वजह से होती है, हमें एक्शन लेने और गोल्स को पाने से रोकती है। इन ब्लॉक से निकलने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हमें किन चीज़ों से ताकत मिल सकती है और हम डर को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह डर को समझने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स मिलते हैं। फ्री सोलो नाम की डॉक्यूमेंट्री में एक डॉक्टर ने समझाया कि होनोल्ड के ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे अमिगडला कहते हैं, जो खतरे को पहचानकर डर पैदा करता है, ज़्यादातर लोगों के मुकाबले काफ़ी कम एक्टिव है। इस एक्टिविटी का कम होने का मतलब है कि होनोल्ड को एक आम इंसान के मुकाबले कम डर महसूस होता है, जिससे वो बिना डरे खतरनाक चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहते हैं। अमिगडला जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें खतरनाक जानवरों या तेज़ गाड़ियों जैसे खतरों से अलर्ट करता है।
लेकिन ये उन खतरों के प्रति भी रिएक्ट करता है जो असल में इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं, जिसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ऐसा तब होता है जब पब्लिक स्पीकिंग या नए लोगों से मिलने जैसी आम सिचुएशन में अमिगडाला डर पैदा करता है। इस बेकार के डर की वजह से हम टाल-मटोल करते हैं और ऐसे कामों को करने से बचते हैं जो हमारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं। डर को दूर करने के लिए सबसे पहले डर को समझना ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव लेबलिंग एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने इमोशंस को पहचानकर उन्हें एक नाम देते हैं। अपनी फीलिंग्स को शब्दों में उतारकर आप नेगेटिव इमोशंस के लेवल को कम कर सकते हैं और आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ेक्टिव लेबलिंग का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी काम को टालते वक्त खुद से ये सवाल पूछिए, मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है? और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये डर आपकी एबिलिटीज़ को लेकर आपकी सोच की वजह से है या फिर इस वजह से है कि दूसरे क्या कहेंगे। ये प्रोसेस आपको अपने डर की असली वजह को समझने में मदद करता है ताकि आप इसका सीधा मुकाबला कर सकें। एक और तरीका यह है कि आप अपनी कहानी ऐसे सुनाएं जैसे ये किसी और की हो। ऐसा करने से आपको अपने डर को अलग नज़रिए से देखने और इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। जैसे अगर आप एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से डर रहे हैं तो अपनी जगह किसी और को रख कर देखिए और सोचिए कि उन्हें क्या चीज़ पीछे रोकती। इस तरह से आप अपने डर के बारे में और जान पाएंगे। डर अक्सर हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे क्लियर तरीके से सोचने या एक्शन लेने में दिक्कत होती है। डर की पावर को कम करने के लिए आपको अपने नज़रिए को बदलना होगा। इसका एक अच्छा तरीका है 10-10-10 रूल, जिसमें आप खुद से ये पूछते हैं कि क्या कोई मौजूदा डर या प्रॉब्लम 10 मिनट, 10 हफ्ते या 10 साल बाद मायने रखेगी। ये मेथड आपको ये समझने में मदद करता है कि ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी लगती है लेकिन होती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको वो इंसान रिजेक्ट कर दे जिसे आप पसंद करते हैं, तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, लेकिन 10 सालों बाद इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन को देखने के नज़रिए को बदलकर आप अपने डर के लेवल को कम कर सकते हैं। डर को मैनेज करने का दूसरा तरीका ये है कि आप कॉन्फिडेंस इक्वेशन को समझकर उसे एडजस्ट करें। डर असर तब आता है जब आप खुद पर डाउट करते हैं, जब आप ये मानते हैं कि आपकी एबिलिटी ज़रूरत से कम है। जैसे एक बुक लिखते हुए आप टालमटोल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने राइटिंग स्किल्स पर डाउट है। इसे दूर करने के लिए खुद से पूछिए, क्या आपको शुरुआत करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करना ज़रूरी है? आपको कोई काम शुरू करने से पहले परफेक्ट या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ शुरुआत कीजिए और वक्त के साथ इम्प्रूव करते जाइए और यकीन मानिए कि ये डर से बचने में मदद करता है। डर को दूर करने का मतलब सिर्फ इसका लेवल कम करना नहीं है, बल्कि इसके होने के बावजूद एक्शन लेना है। आप बैटमैन इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ सीखने के लिए ऐसी क्वालिटीज़ को अपनाते हैं जो आप खुद में देखना चाहते हैं। ऐसे ऑल्टर ईगो को या पर्सनालिटी को ढूंढिए जिसमें कॉन्फिडेंस और बहादुरी जैसी क्वालिटी हो और जिन्हें आप पसंद करते हो। खुद को इस ऑल्टर ईगो के रूप में विजुअलाइज करें और ज़रूरत पड़े तो फिजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करें, जैसे चश्मे पहनना। अलग अलग नज़रियों को अपनाकर, अपने कॉन्फिडेंस इक्वेशन को एडजस्ट करके और एक ऑल्टर ईगो को अपनाकर डर को मैनेज किया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजीज आपको ये देखने में मदद करती हैं कि आपके ज़्यादातर डर उतने भी डरावने नहीं हैं जितना आप सोचते हैं और आपको इसके होने के बावजूद भी एक्शन लेने के लिए मजबूत बनाती हैं। शुरुआत करने से भले ही वो परफेक्ट ना हो, तब भी आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और अपनी लाइफ पर डर के असर को कम कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड का पहला लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये बताता है कि कोई चीज़ अपनी जगह पर तब तक वैसी की वैसी रेस्ट के स्टेट में रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन बिहेवियर पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इनर्शिया वो फाइनल इमोशनल ब्लॉकर है जो हमें काम को शुरू नहीं करने देता। इससे हमें फंसा हुआ और हेल्पलेस महसूस होता है, लेकिन फ्रिक्शन हटाकर, एक्शन लेकर और सिस्टम बनाकर हम इसे दूर कर सकते हैं। इनर्शिया से निकलने के लिए सबसे पहला स्टेप है उन फ्रिक्शंस को पहचानना जिनकी वजह से किसी काम को शुरू करने में मुश्किलें आती हैं। इसे करने का एक असरदार तरीका है अपने माहौल को बदलना। साइकोलॉजिस्ट मार्लिन ह्यूटिंग की नीदरलैंड्स में की गई एक स्टडी से पता चला है कि माहौल में छोटे-मोटे बदलाव लाकर आप बिहेवियर को कैसे बदल सकते हैं। अली अब्दाल की लाइफ के एक एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि फ्रिक्शन कम करने से आप नई आदतें बना सकते हैं। जब अली को गिटार सीखने में मुश्किलें आ रही थीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें शुरू करना उनके लिए इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो गिटार को ऐसी जगह रखते थे जहां वो उन्हें दिखाई नहीं देता था। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट से इंस्पायर होकर अली ने अपने गिटार को लिविंग रूम में अपने सामने रखना शुरू कर दिया।
इससे ब्रेक के वक्त अली खुद ब खुद गिटार उठाने लगे और अब उनके लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश आसान हो गया। फ्रिक्शन कम करने का मतलब सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को बदलना नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल फ्रिक्शन भी आता है। पसंद आई हो तो वीडियो को हम लाइक चीजों करें, को अक्सर शेयर इसलिए करें टालते और रहते हैं चैनल को क्योंकि हम सब्सक्राइब करना घबराहट ना भूलें या फिर ताकि मोटिवेशन की आपको हर कमी नई वीडियो महसूस की करते बर हैं। वक्त इत्तला मिलती रहे। इससे बाहर निकलने के लिए आप नीचे 5 मिनट कमेंट्स में रूल हमें ये भी अच्छी बता टेक्निक सकते है। हैं कि इसमें आप अगली किसी वीडियो में काम आप पर किस सिर्फ किताब की 5 समरी मिनट सुनना लगाते हैं। चाहते हैं। इल्म बांटिए, ये छोटा सा सोच कदम हमें बदलिए। 5 मिनट से भी आगे अगली ले वीडियो जाता है, तक के लिए क्योंकि किसी इजाजत भी काम दीजिए। को सिर्फ शुरू करने से ही वो आधा आसान हो जाता है। जैसे अगर आप कोई पेपर वर्क या फिर एक ऐसे लिखने के शुरुआती 5 मिनट फोकस करते हैं तो ये काम आसान हो जाता है। इनर्शिया से लड़ने की अगली स्ट्रैटेजी है ऐसे सिस्टम बनाना जिससे आप लगातार एक्शन लेते रहें। ऐसा प्रोग्रेस को ट्रैक करके भी किया जा सकता है। फैंटेसी नॉवेलिस्ट ब्रैंडन सैंडरसन अपने वर्ड काउंट को ट्रैक करते हैं ताकि वो रोज 2000 वर्ड्स लिख सकें। दूसरा इफेक्टिव सिस्टम है खुद को अकाउंटेबिलिटी की मदद से सपोर्ट करना। किसी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाना जिसके गोल्स आप जैसे हों। आप एक म्यूचुअल सपोर्ट और ऑब्लिगेशन का सिस्टम बना देते हैं। इस पार्टनरशिप में आप मैसेज, कॉल और आमने सामने मिलकर रेगुलरली एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, जिससे दोनों पार्टी ट्रैक पर रहती है। अकाउंटेबिलिटी बडी या दोस्त आपको बढ़ावा देते हैं और जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। जब आपको कोई और सपोर्ट करता है तो इससे किसी काम को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। प्रोग्रेस करते रहने और टालमटोल से बचने के लिए लॉन्ग टर्म तक खुद को सपोर्ट करती रहिए। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप सेट करने के लिए आपको एक सही दोस्त को ढूंढना होगा, अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस को मानना होगा और लगातार चेक इन करने के लिए एक स्केड्यूल बनाना होगा। आखिर में इनर्शिया से बाहर निकलने के लिए खुद को माफ करना भी जरूरी है। खुद के साथ नरमी से पेश आकर और इस बात को याद रखना कि गलती सबसे होती है, आप अपने ऊपर से उस इमोशनल बोझ को कम कर सकते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है और आपके गोल्स की तरफ आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। 100 बातों की एक बात यह है कि इनर्शिया से निकलने के लिए आपको फ्रिक्शन को पहचान कर उसे कम करना होगा, एक्शन लेना होगा और सपोर्टिव सिस्टम बनाने होंगे। अपने माहौल को बदलकर 5 मिनट रूल जैसी टेक्निक का इस्तेमाल करके और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाकर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत को आसान बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रिचार्ज। बैलेंस्ड लाइफ बनाने के लिए मूड और बर्नआउट यानी थकान के बीच के रिलेशनशिप को समझना ज़रूरी है। हमेशा बिजी रहने से आपके मूड पर भी असर पड़ता है। आप अपने रेस्ट टाइम को कैसे बिताते हैं, इससे डिसाइड होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, घंटों तक टीवी शोज देखना, फालतू के ईमेल चेक करने जैसी एक्टिविटीज से डिप्लीशन बर्नआउट हो सकता है। ऐसा बर्नआउट तब होता है जब आप खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त नहीं देते हैं। जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल रिफ्रेश नहीं होते। इससे आप थके रहते हैं और आपका मूड भी लो रहता है। बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम करने से ही नहीं होता, बल्कि तब भी होता है जब आप ब्रेक नहीं लेते हैं। डिप्लीशन बर्नआउट से बचने के लिए ऐसे काम कीजिए जो आपको सच में रिफ्रेश करते हैं, जैसे नेचर में वक्त बिताना, क्रिएटिव हॉबीज करना और कुछ समय ऐसे बिताना जिसमें आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपको टाइम पास वाले कामों को ऐसे कामों से बिल्कुल अलग करना होगा जो आपकी एनर्जी को सच में रिचार्ज करते हैं। आप 2 लिस्ट बना सकते हैं। पहली, ऐसे कामों के लिए जो आप तब करते हैं जब आप थके हुए होते हैं, जैसे सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, और दूसरी लिस्ट उन कामों के लिए जो आपको एनर्जाइज करते हैं, जैसे वॉक पर जाना या फिर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। रिचार्ज होने का एक असरदार तरीका है क्रिएटिव एक्टिविटीज करना। सैन फ्रांसिस्को स्टेट और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक क्रिएटिव काम करना आपको रिलैक्स करने और अच्छा महसूस करने में मदद करता है। क्रिएटिव काम आपके काम करने की काबिलियत को बढ़ाते हैं क्योंकि ये आपको नए स्किल सिखाते हैं। ये आपको एक तरह से आज़ाद कर देते हैं और काम से ब्रेक लेने का मौका देते हैं। रेस्ट करने का दूसरा ज़रूरी पहलू है नेचर में वक्त बिताना। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और एनर्जी लेवल पर नेचर का बड़ा गहरा पॉजिटिव असर पड़ता है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर रॉजर अल्रिच को एनवायरमेंटल एस्थेटिक पर रिसर्च करते हुए पता चला कि नेचर के व्यू वाले कमरों में रहने वाले पेशेंट्स बिना व्यू के रूम में रहने वाले पेशेंट्स के मुकाबले सर्जरी के बाद जल्दी ठीक हो जाते हैं। अपनी जिंदगी में नेचर को लाना इतना मुश्किल नहीं है। स्टडी से पता चला है कि नेचुरल तस्वीरों को कुछ समय के लिए देखना या नेचुरल साउंड को सुनना भी रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है।
क्रिएटिव काम के अलावा आप तब भी रिचार्ज होते हैं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं। आज की दुनिया में शायद ऐसी चीज़ों की जगह ना हो जहां प्रोडक्टिविटी को वैल्यू की जाती है, लेकिन अपने माइंड को खुला छोड़ने से क्रिएटिव सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके मिलते हैं। कुछ ना करने के लिए वक्त निकालना भी आपको आराम दे सकता है, जैसे ज़्यादा काम के वक्त कहीं और ध्यान देना या काम करते हुए कुछ भी ना सुनना। इससे ब्रेन को वो ब्रेक मिलता है जिसकी उसे ज़रूरत है। रिचार्ज का मतलब ये नहीं है कि आप कम काम करें। आपको ऐसे कामों को चुनकर अपने मूड को कंट्रोल करना होगा जो आपको सच में रिचार्ज करते हैं। डिप्लीशन बर्नआउट से बचने का मतलब है अनप्रोडक्टिव रेस्ट हैबिट से दूर जाना और इसके बजाय क्रिएटिव काम करना, नेचर में वक्त बिताना और खुद को कुछ ना करने का वक्त देना। आज से ही ये पहचानना शुरू कीजिए कि आपको सच में क्या रिचार्ज करता है और उन कामों को रेगुलर रूटीन में लेकर आइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।